हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के सिलेबस में मेंशन सारी क्वांटिटीज को कवर कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, इनकी डायमेंशंस कितना सीख रहे हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर, और उसमें जितनी भी क्वांटिटीज मेंशन है उन सबकी डायमेंशंस हम लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली क्वांटिटी जो इस चैप्टर में मेंशन की है दैट इज टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर हम सबको पता है, इट इज वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर भी उनमें से एक है। और इसकी डायमेंशन को हम थीटा से लिखते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो के से भी लिखा जाता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर के लिए टी नहीं यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर टाइम। टेम्परेचर को थीटा से या फिर के से भी लिखा जाता है एज पर द क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। Coefficient of thermal expansion, that is fractional change in quantity or per degree increase in temperature। मतलब क्या हुआ, अल्फा is the linear coefficient of expansion, means fractional change in length or per degree increase in temperature, and beta is the areal coefficient of thermal expansion, means fractional change in area or per degree increase in temperature। ऐसे ही गामा is the volumetric coefficient of expansion, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम और पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसकी डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगी, डेल्टा की डायमेंशन एल की बराबर होगी चेंज इन लेंथ गिव्स लेंथ, एंड डिवाइड बाय लेंथ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर की डायमेंशन टेम्परेचर के बराबर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। डायमेंशनली लिखेंगे तो ये इनवर्स ऑफ थीटा, या मेंशन है तो इनवर्स ऑफ के भी लिख सकते हैं एज पर योर क्वेश्चन और ऑप्शन से है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सबकी डायमेंशन इनवर्स ऑफ टेम्परेचर होती है, क्योंकि डेल्टा ए से ए कैंसिल हो जाएगा एंड डेल्टा बी से बी डायमेंशनली, क्योंकि डायमेंशनली डेल्टा ए और ए जो है वो बराबर होंगे। नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस। क्या होता है थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस इज स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू थर्मल स्ट्रेन। मींस क्या हुआ, अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। लेट्स से ये डेल्टा एल अमाउंट से बढ़ गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें थर्मल स्ट्रेन आएगा। मींस स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज इज नोन एज थर्मल स्ट्रेन। तो वो क्या होगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, स्ट्रेन का ही फॉर्मूला जो होता है। और इस स्ट्रेन की वजह से इसमें एक इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा जो इसकी शेप को रीगेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस इलास्टिक फोर्स की वजह से इसमें एक स्ट्रेस आएगा, तो वो स्ट्रेस कहलाएगा थर्मल स्ट्रेस। मींस द स्ट्रेस ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेन, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। एंड एट द एंड इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो इसकी डायमेंशन बेसिक फॉर्मूले से ही हम लिखेंगे, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। थर्मल स्ट्रेस हो या नॉर्मल स्ट्रेस हो, सबका बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज एयर, इलास्टिक फोर्स, और डायमेंशन ही हो जाएगा फोर्स की डायमेंशन m(-2) डिवाइड बाय एरिया, दैट इज l स्क्वायर m(l-1) t-2, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेशर की डायमेंशन के बराबर हो। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है, दैट इज हीट गिवन पर यूनिट मास और पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब हमारे पास एक यूनिट मास होना चाहिए, फिर उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हमें देनी पड़ेगी वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको एस से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ से आता है फॉर्मूला जो हम बहुत बार यूज करते हैं, Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो S है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर हमको डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं भी आता तो हमें ये फॉर्मूला याद है कि इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, हम बहुत बार यूज करते हैं। और यहाँ पे जो S है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो इसकी डायमेंशन हम यहाँ से लिखेंगे, S हो जाएगा Q डिवाइड बाय m डेल्टा टी, सेम दिस। ठीक है, और डायमेंशन इसको सॉल्व कर लेंगे। Q इज एनर्जी, ml स्क्वायर t-2 एंड डिवाइड बाय मास, एंड ये है टेम्परेचर। तो यहाँ पर T नहीं लिखेंगे,
बहुत बार हम जल्दी जल्दी में टी को टी से रिप्लेस करके और मिस्टेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस नॉट टाइम। ये जो टी जो एनर्जी में आया है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो टी आया है ये डेल्टा टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम या तो थीटा लिख सकते हैं या फिर के भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशनली ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2 थीटा इनवर्स। नेक्स्ट क्वांटिटी हीट कैपेसिटी। क्या होता है हीट कैपेसिटी? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से और लिखते हैं एम एस, मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस फॉर्मूले में जो एस है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है और कंप्लीट एम एस जो है वो हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है। मतलब क्या हुआ, एस जो है दैट इज हीट गिवन टू पर यूनिट मास एंड एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हीट गिवन टू एम यूनिट मास हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हीट गिवन टू इंक्रीज 1 डिग्री टेम्परेचर फॉर एम यूनिट मास। अगर एक यूनिट को हमने हीट किया है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, और अगर हमने एम यूनिट को हीट किया है तो वो हीट कैपेसिटी हो गई, यानी कि एम मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं कि अगर आपको एस की डायमेंशन पता है तो उसको आप एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अभी हमने जस्ट यहाँ पर एस की डायमेंशन निकाली है और उसको अगर हम एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी की डायमेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हीट कैपेसिटी पूछा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन निकालने नहीं जा सकते, इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो यहाँ पर हम एडवांस स्टाइल यूज करते हैं कि ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें कि फोर्स या एनर्जी की डायमेंशन यूज होती है। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली हीट कैपेसिटी की डायमेंशन पूछी है तो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, हम सबको पता है। तो यहाँ पर हम एस के लिए ना सॉल्व करके पूरे कंप्लीट एम एस के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये डायमेंशनली हो जाएगा Q डिवाइड बाई डेल्टा टी और इट विल बी इजियर, मतलब एनर्जी एम स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाई टेम्परेचर यानी कि थीटा। डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी एम स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा इनवर्स। सेम ही डायमेंशन, सेम क्वांटिटी है तो सेम डायमेंशन होगी, लेकिन इजियर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपने एस अभी अभी जस्ट निकाला है और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स ओके। लेकिन अगर आपका पेपर में डायरेक्ट होता है तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन क्यों ही निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्टली एम एस के लिए सॉल्व करेंगे। Q डिवाइड बाई टी विल बी इजियर, क्योंकि इस मेथड से हमने एस की डायमेंशन नहीं निकाली है, हम डायरेक्टली सी की डायमेंशन लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है दैट इज हीट गिवन टू इंक्रीज 1 डिग्री टेम्परेचर फॉर 1 मोल, मींस हीट गिवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, du is equals to mcv dt, हम सबको पता ही है, अप्रॉक्स याद ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये cv है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या है तो मोलर हीट कैपेसिटी। कंडीशन अलग है कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकती है और कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है। कंडीशन अलग हो सकती है कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो या फिर सीपी पढ़ते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, लेकिन ये है तो मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रहता है, हम इसी से इसकी डायमेंशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही बन जाता है, दैट इज सीबी के आगे हम लिख देंगे du डिवाइड बाय एनडीटी, और du क्या है यहाँ पर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड चेंज इन एनर्जी विल गिव द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी हो जाएगी, इसको Q से ही लिख देते हैं। Then M is the number of moles, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, and dt is the temperature difference, और यहाँ पर भी है। ठीक है, मीन्स बेसिक फॉर्मूला वही है, U is equals to NCB dt and here CB is the molar heat capacity। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, CM से डिनोट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को। बेसिक फंडामेंटल सेम है कि हीट गिवन पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज पर यूनिट मोल का, मीन्स एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए हमें जो हीट लगेगी दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर भी वही है, एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट लगेगी दैट इज सीबी या सीपी। ठीक है, तो डायमेंशनली हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा Q यानी कि एनर्जी ml स्क्वायर T माइनस 2
एंड डिवाइड बाय एन, एन इज द नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो एन विल बी इग्नोर्ड। एंड डेल्टा टी वेयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस की डायमेंशन टेम्परेचर के बराबर होगी, मीन्स थीटा या फिर के लिख सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। एम एन स्क्वायर टी माइनस 2 टेम्परेचर इनवर्स। ओके, क्लियर है। तो तरीके दोनों सेम है, आप डेफिनेशन से चाहे कर लीजिए या फिर आपको जो भी फॉर्मूला याद हो उससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटी इज लेटेंट हीट, डिनोट करते हैं एल से। फॉर्मूला जो हम इसके लिए पढ़ते हैं दैट इज Q इज इक्वल्स टू ml, where Q is the heat given, m is the mass and L is the latent heat. डेफिनेशन इसकी होती है कि the heat given to 1 gram mass, 1 यूनिट भी कह सकते हैं, लेकिन that unit is specified to be gram, ठीक है, क्योंकि हम लेटेंट हीट को ग्राम के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। तो Q डिवाइडेड बाय m इसका फॉर्मूला होता है, और डेफिनेशन है हीट गिवन टू 1 ग्राम सब्सटेंस फॉर इस फेस चेंज। मीन्स 1 ग्राम सब्सटेंस का फेस चेंज करने के लिए सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस कोई भी हो सकता है, हमें जितनी भी देनी होगी दैट इज लेटेंट हीट। फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू m, डायमेंशन हो जाएगी Q डिवाइड बाय m, Q is energy here, means m n square p minus 2 and divide by n means mass, और ये कैंसिल आउट होकर बचेगा n square t minus 2। And next is water equivalent. Water equivalent क्या होता है? That the amount of water, amount expressed in mass, amount of water that takes up the same heat. The amount of water that takes up the same heat to increase the same degree of the temperature as the system under observation. मीन्स क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको कि हमने कुछ Q अमाउंट ऑफ हीट दी है और उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज शो किया है। ओके, तो हमें क्या करना है कि इस सिस्टम की जगह पर भी कितना अमाउंट या मास ऑफ वाटर यूज करें जो सेम अमाउंट ऑफ हीट लेकर सेम टेम्परेचर इंक्रीज शो करें। मीन्स इनपुट और आउटपुट सेम होने के लिए हमें कितना मास चाहिए होगा। ओके, बेसिकली हमें सिस्टम को मास ऑफ वाटर से रिप्लेस करना है। ओके, तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हो गया, द अमाउंट और द मास ऑफ वाटर, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास हो जाएगा, मास के बराबर दैट इज m। तो हमें याद रखना है कि वाटर इक्विवेलेंट की डायमेंशन मास के बराबर होती है। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसे हम K से डिनोट करते हैं। तो हमें ढूंढना है ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें एनर्जी फोर्स के साथ K आता हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं dq डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू Ka डेल्टा T डिवाइड बाय n। ये थर्मल कंडक्टेंस में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। Here Q is the heat transfer per unit time across the conductor, जिसके एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस क्या होता है कि अगर किसी सब्सटेंस के क्रॉस हम हीट क्रॉस करवा रहे हैं तो द हीट फ्लोन पर सेकंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस across the conductor and area of the conductor, area of the cross section and inversely proportional to the length। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है दैट इज K, और इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। इट इज मटेरियल स्पेसिफिक। ओके, तो डायमेंशनली हम इसे सॉल्व करेंगे तो K की डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगी, dq डिवाइड बाय dt इनटू LA एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, L से एरिया को काट देंगे तो यहाँ L हो जाएगा, क्योंकि एरिया में 2 लेंथ होगी, एक से हमने कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर L हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए जो dq है इट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस से हम इस डिस्टेंस को काट सकते हैं। यहाँ बचेगा फोर्स डिवाइड बाय टाइम और डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डायमेंशन एक्सपेंड करने के बजाय क्वांटिटी को ही कैंसिल आउट कर दिया है, मतलब हमने इसको डायमेंशनली सॉल्व कर लिया है। हमें पता है एरिया में 2 लेंथ होगी तो हमने एक लेंथ से कैंसिल आउट कर लिया, L बच गया, और
एनर्जी में भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा तो फोर्स रह जाएगा और डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल आउट कर देंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है क्वांटिटीज को डायमेंशनली टैकल करने का, कि अगर आपको पूरी डायमेंशन स्पेंड करके लिखने के बजाय आप सकते हैं उसका एब्रिवेटेड वर्जन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से डायमेंशन हो जाएगी फोर्स डिवाइड बाय टाइम, एंड ये जो टी है वो टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स की डायमेंशन टी माइनस 2 डिवाइड बाय टी एंड डिवाइड बाय थीटा। यहाँ से हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 थीटा इनवर्स। ओके, नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस? इसी फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें और हम कंपेयर करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो करंट फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। और इस फॉर्मूले को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो I इज हियर dq by dt मींस द चार्ज फ्लोन पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पर है हीट फ्लोन पर सेकेंड, मींस चार्ज फ्लोन पर सेकेंड हो गया ये इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही हीट फ्लोन पर सेकेंड हो गया हीट करंट। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा V इज डेल्टा T। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो बची हुई जो क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट करती है थर्मल रेजिस्टेंस को। तो करस्पॉन्डिंगली ये क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस विल बी L डिवाइड बाई के ए। अपॉन में है तो इसको अपॉन में ले लेंगे L डिवाइड बाई के ए, डी इक्वल टू थर्मल रेजिस्टेंस, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास जो है दैट इज L डिवाइड बाय के, लेंथ से एरिया कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ एक लेंथ बचेगी, एंड इनवर्स ऑफ K इनटू L, K इज थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन पता है आप उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए और इनवर्स कर दीजिए। इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ml स्क्वायर t माइनस 3 टाइम्स। हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर l था यहाँ पर l स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इनवर्स कर लेंगे तो ये RT की डायमेंशन हो जाएगी दैट इज माइनस 1 l माइनस 2 t प्लस 3 हो जाएगा और थीटा भी प्लस 1 हो जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम K से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली थर्मल रेजिस्टेंस पूछेगा तो आप K की डायमेंशन निकालने नहीं जाएंगे, इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। अगेन यहाँ पर स्टाइल यूज करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला यूज कीजिए जिसमें कि एनर्जी या फोर्स यूज होता है और उसके साथ में थर्मल रेजिस्टेंस यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिक यही है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि द हीट करंट will be directly proportional to the temperature difference and inversely proportional to the thermal resistance। बिल्कुल इसके टर्म में लिख लीजिए। ठीक है, heat current will be directly proportional to the temperature difference, inversely proportional to the thermal resistance। तो इस थर्मल रेजिस्टेंस को हम एक्सपेंड ना करके एल के ना लिख के इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म से ही सॉल्व करेंगे। तो आरटी की डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इंटू टी डिवाइड बाई डी क्यू। So delta T is temperature difference means theta, and delta and dt is time difference, तो ये हो जाएगा T and divide by energy difference यानी कि ml स्क्वायर T माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 T के साथ में प्लस 3 इंटू थीटा। ठीक है, सेम ही डायमेंशन आ गया क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली डायमेंशन तो सेम आएगी। मतलब ये तरीका है कि अगर आपको K की डायमेंशन पता है तो इससे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है तो इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म से इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्सपेंड मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको K की डायमेंशन चाहिए होगी, और अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ थर्मल रेजिस्टेंस पूछा है तो आप K की डायमेंशन के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, इट विल सेव योर टाइम। एंड नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो क्या होता है, एब्जॉर्प्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, रिफ्लेक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इन ट्रांसमिटेंस को में टी से। तो क्या होते हैं इनके बेसिक फॉर्मूलेज। लेट्स अज्यूम ये कोई बॉडी है जिस पर कोई रेडिएशन फॉल करता है, एनर्जी क्यू नॉट मान लेते हैं। ठीक है,
तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम लिख लेते हैं Q1 से। कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर देती है पूरा सेम मीडियम, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं Q2 से। एंड सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट मीडियम, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं Q3 से। तो एब्जॉर्बेंस क्या होता है? रेशियो ऑन द फ्रैक्शन of absorbed energy from the total energy. Means the part of energy that is absorbed out of the total incident energy. Okay. So absorption is the ratio of energy absorbed to the energy incident. Means energy का ratio energy से। और यहाँ पर हो गया कि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी, तो इट विल बी डायमेंशनलेस M0 L0 T0। ठीक है, ऐसे ही रिफ्लेक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट। ऐसे ही ट्रांसमिटेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट। तो ये तीनों जो है वो सेम क्वांटिटीज का रेशियो हो गए, इसलिए ये तीनों ही डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस ऑल थ्री आर डायमेंशनलेस। और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये भी है, जिस फॉर्मूला हम करते हैं दैट इज An प्लस R प्लस T इज इक्वल्स टू 1। मींस क्या होगा? एब्जॉर्बेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू 1। इट्स लाइक एनर्जी कंजर्वेशन कि जितनी एनर्जी आई है इसमें से जो एब्जॉर्ब हुई, जो ट्रांसमिट हुई और जो रिफ्लेक्ट हुई, सबकी फ्रैक्शन मिला के 1 होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों फ्रैक्शंस है। ठीक, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जिनकी डायमेंशन सेम होती है वही प्लस माइनस या इक्वलाइज होती है। ओके, तो अगर ये तीनों क्वांटिटीज प्लस हो रही है तो इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी, और ये तीनों इक्वलाइज हो रही है 1 से, मींस इन तीनों की डायमेंशन 1 के बराबर होगी। एंड 1 इज अ प्योर नंबर और 1 की डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि A डायमेंशनली इक्वल होगा R के और R डायमेंशनली इक्वल होगा T के, एंड T विल बी डायमेंशनली इक्वल टू 1। और इसका मतलब हो गया चारों की डायमेंशन हो जाएगी डायमेंशनलेस M0 L0 T0। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, चाहे डेफिनेशन से कर लीजिए या फिर फॉर्मूले से कर लीजिए, ये तीनों डायमेंशनलेस आती है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज इमर्सिव पावर। क्या होता है? इमर्सिव पावर रिप्रेजेंट करते हैं E से, एंड बाय डेफिनेशन इमर्सिव पावर इज द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेसिकली ये इंटेंसिटी जैसा हो गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसकी डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगी? एनर्जी विल बी ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज l स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाइम इज t, और ये यहाँ से हो जाएगा m t माइनस 3। ओके, इमर्सिव पावर इज सेम एज इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी में भी हम यही लिखते हैं एनर्जी डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट इज इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी क्या होता है? सेम लाइक रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं कि किसी भी नॉर्मल लिक्विड की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करते हैं कि वो उसके कंपेयर में कितना डेंस है या कितना लाइट है। ऐसे ही इमिसिबिलिटी जो है वो कंपैरिजन है नॉर्मल बॉडी की इमिसिव पावर से ब्लैक बॉडी का। मींस किसी भी नॉर्मल बॉडी को हम ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं कि वो किस फ्रैक्शन तक ब्लैक बॉडी से रिजेंबल करती है। ओके, तो इमिसिविटी इज सेम लाइक रिलेटिव डेंसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं इनसे दैट इज इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, नॉर्मल बॉडी जिसकी हमें कंपेयर करनी है इमिसिव पावर टू द ब्लैक बॉडी। ठीक है, मींस ब्लैक बॉडी से डिवाइड करने से हमें पता लग जाता है ये किस फ्रैक्शन तक ब्लैक बॉडी से रिजेंबल करता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो सारे रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और इमिट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, मींस रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर टू इमिसिव पावर। सेम क्वांटिटी का रेशियो हो जाने की वजह से ये डायमेंशनलेस आती है M0 L0 T0। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी भी डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी करने की वजह से डायमेंशनलेस आती है, वैसे इमिसिविटी भी इमिसिव पावर डिवाइड बाय इमिसिव पावर का रेशियो है, तो इसलिए ये भी डायमेंशनलेस आती है। ओके, बाकी ये भी पढ़ते हैं कि E इज लेस देन 1 होता है, मतलब क्या हुआ? इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी विल बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो गया?
कि जो भी नॉर्मल बॉडी है उसकी इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी से तो कम ही होगी, तो इस फ्रैक्शन का जो सोल्यूशन है वो 1 से कम ही आ रहा है। फ्रैक्शन विजिबली लेस देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस रिलेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके, कि हम उन्हीं क्वांटिटीज को प्लस माइनस इक्वलाइज या कंपेयर कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो अगर हमने ए को 1 से कंपेयर किया है तो मीन्स डायमेंशनली ई एंड 1 आर सेम, और 1 प्योर नंबर है तो ही डायमेंशन ले सकते, ओके। तो चाहे आपको ये याद रहता है या ये याद रहता है, किसी से भी कर लीजिए। नेक्स्ट इज स्टीफन्स कांस्टेंट, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। फॉर्मूला जो होता है दैट इज पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। ये स्टीफन लॉ का फॉर्मूला है। वेयर पी इज वेयर पावर, पी जो है प्रेशर को नहीं रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। स्टीफन्स कांस्टेंट एस एंड ई इज द एमिसिविटी हियर, दिस इज एमिसिविटी। ए इज द एरिया एंड टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो फॉर्मूला ये कैसे आता है कि energy emitted per unit time is directly proportional to the fourth power of the temperature of the body itself and area of the surface. And obviously ये मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होगी इसमें, तो ये इमिसिविटी भी है। और स्टीफन कांस्टेंट जो है वो इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलाइज करने के लिए आता है। तो स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई ई ए टी टू द पावर 4। P is power here, means energy divided by time, m L square T minus 2 divided by time, and E is emissivity, that is dimensionless, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। E is area L square और temperature difference T to the power 4 तो थीटा to the power 4 लिख सकते हैं, या फिर K to the power 4 आपके क्वेश्चन में ऑप्शन है जो रिजोल्यूशन। सॉल्व करके ये हो जाएगा एल स्क्वायर से एल कैंसिल कर दीजिए, एम टी माइनस 3 टेम्परेचर माइनस 4। नेक्स्ट इज व्हील्स कांस्टेंट, रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो जो हम व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसको इक्वलाइज करने के लिए कांस्टेंट आता है दैट इज v, व्हील्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो डायमेंशनली v विल बी लैम्डा इनटू t। लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो इसको हम इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय t, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय t इज टेम्परेचर है तो थीटा से लिखेंगे, ओके। यही गलती बार बार हो जाती है कि t को हम टाइम लिख देते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है जब भी हम थर्मल चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो टेम्परेचर और टाइम में बहुत ध्यान रखना होता है, ओके। तो डायमेंशनली हो जाएगा L इंटू थीटा। नेक्स्ट क्वांटिटी इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कोएफिशिएंट, रिप्रेजेंट करते हैं C से। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ते हैं उसमें एक कोएफिशिएंट आता है, उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस पर टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट टाइम जो है वो इक्वल होता है C इंटू टेम्परेचर का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक ड्रॉप हुई है तो टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू C इंटू एवरेज टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो हमें इसमें C की डायमेंशन निकालनी है, ओके। तो टेम्परेचर डिफरेंस की डायमेंशन टेम्परेचर के बराबर ही होगी, दैट इज थीटा, एंड डिवाइड बाय टाइम, तो इसको कैपिटल T से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू C के लिए हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को प्लस किया है, तो टेम्परेचर का सम विल बी डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, और उसमें से भी हमने टेम्परेचर को ही माइनस किया है तो ये भी डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ही बचेगा, तो इस सब की डायमेंशन टेम्परेचर के बराबर इसको थीटा से लिख सकते हैं, और कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा C is equals to minus T, means per unit time. And next quantity is solar constant. सोलर कांस्टेंट क्या होता है कि सन से निकलने के बाद अगर हम किसी प्लेनेट पर देखना चाहें तो एनर्जी फॉलिंग ऑन द प्लेनेट
ऑफ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द प्लैनेट, इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ये सन से जो एनर्जी चल रही है वो किसी भी प्लैनेट के पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, इसका फॉर्मूला जो होता है सॉल्व करना भी इजी है, एनर्जी आप कांस्टेंट वगैरह से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जो आता है इसका सॉल्व होने के बाद, दैट इज सिग्मा ईटी टू द पावर 4 रेडियस ऑफ द सन एंड रेडियस ऑफ द अर्थ के लिए जो भी प्लैनेट आप सॉल्व कर रहे हैं, जिस भी प्लैनेट पर आप देखना चाह रहे हैं उनका रेशियो का स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे कर लीजिए, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूले से करिए। बेसिक फॉर्मूला क्या है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, और इससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो पहली बात तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि देखने में ही बहुत लेंथी लग रहा है, और इसके बाद आपको स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन याद होनी चाहिए, या फिर आप निकालेंगे तो सॉल्व करने के लिए। ये सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसकी बेसिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लीजिए, बेसिक डेफिनेशन से। एनर्जी फॉलिंग की डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगी m स्क्वायर t माइनस 2 एंड डिवाइड बाय एरिया m स्क्वायर एंड डिवाइड बाय टाइम है तो t, ये हो जाएगा m t माइनस 3 सिमिलर एज इंटेंसिटी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी। तो इसका ये फॉर्मूला से ना सॉल्व करके हमने इसकी डेफिनेशन से इसे सॉल्व कर लिया है। और यही चीज है मास्टर कि आपको किसी भी क्वांटिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आप ऐसा फॉर्मूला चूज कीजिए जिसमें कि फोर्स या एनर्जी आता है। तो इसके लिए आपको फोर्स और एनर्जी दोनों की डायमेंशन एकदम पक्के से याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, एनर्जी की डायमेंशन में एल से मल्टीप्लाई कर देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इट विल सेव अ लॉट ऑफ एंड एफर्ट्स टू। ओके, तो ये थे वो सारी क्वांटिटीज जो थर्मल प्रॉपर्टीज में मेंशन है। इसके बाद भी अगर इस चैप्टर में कोई क्वांटिटी रहेगी जिसकी डायमेंशन लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो भी क्वांटिटीज हमने डिस्कस किया उसमें किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। और आगे की वीडियोज में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।